हम सब के अंदर ढेरों ख्वाहिशें भरी है। प्यार पाने की, खुशी पाने की, आराम पाने की, अपने मनपसंद नौकरी पाने की। बहुत कम ही लोग अपनी ख्वाहिशों को जिंदगी में पूरा कर पाते हैं। लेकिन एक चीज जो हम सभी अक्सर सोचना भूल जाते हैं कि जो भी हमें चाहिए वो क्यों चाहिए। हम सोचते हैं कि चाहिए तो बस चाहिए, जैसी भी हो। हम भूल जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने खुद कहा था कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें फल चाहिए, कर्म का हम कम ही सोचते हैं। इसी पर बेस्ड एक फिल्म आई है जिसका नाम है भूल चूक माफ, और इसी को आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत होती है रंजन और तितली से, जो कि एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। उनका प्यार इस हद तक गुजर चुका था कि आज तो वो घर से भाग भी गए थे, लेकिन किसी तरह वो पुलिस के हाथों पकड़े गए। जब पुलिस वालों को रंजन और तितली की फैमिली वालों के बारे में मालूम चला तो वो तुरंत ही उन्हें अपने पुलिस स्टेशन में बुलाते हैं और पूछते हैं कि आखिरकार ये सब कुछ क्या चल रहा है। रंजन और तितली ने तो कह दिया था कि वो तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन तितली की फैमिली वालों का कहना यह है कि रंजन एक बेरोजगार है और वो कुछ करता धरता भी नहीं है। तो ऐसे बेरोजगार नल्ले लड़की के साथ हमारी लड़की कैसे रहेगी। तब तितली के पिता यहाँ पर रंजन से कहते हैं कि अगर वो 2 महीने के अंदर सरकारी नौकरी ढूंढ लाता है तो वो उसकी शादी तितली से कर देंगे, लेकिन अगर वो ढूंढ नहीं पाया तो मेरे घर के 500 मीटर के आसपास भी दिख मत जाना। तो इसके लिए रंजन मान जाता है, लेकिन रंजन ने यहाँ पर 2 महीने नहीं बल्कि 2 साल मांगे थे। लेकिन अब उसे 2 महीने के अंदर ही सरकारी नौकरी ढूंढनी थी। तो अब नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन रंजन तो बहुत खुश था। कम से कम तितली के फैमिली वाले शादी के लिए तो माने। तो रंजन की एक बहन है जिसका नाम कैरी है, और कैरी को एक पसंद करने वाला लड़का है जिसका नाम सुशील है। और सुशील यहाँ पर रंजन को एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जो कि उसकी सरकारी नौकरी लगवा सकता है। उस आदमी का नाम है भगवान दास। भगवान दास ने आज तक बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुका है, लेकिन यहाँ पर भगवान दास की भी कुछ शर्तें हैं। उसे ज्वाइनिंग होने से पहले 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए और 6 लाख रुपए नौकरी लग जाने के बाद। ये सुनने के बाद तो रंजन पूरी तरह से हैरान था कि आखिरकार वो तो पूरी तरह से बेरोजगार है। उसकी माँ अचार बनाने का काम करती है और उसके पिता भी उसी की तरह नल्ले हैं। तो अब ये सारी प्रॉब्लम रंजन जो है वो तितली के पास लेकर पहुंचता है और उसे सारी बातें बताता है। रंजन तितली से कहता है कि 6 लाख रुपए तो भूल जाओ, फिलहाल तो उन्हें 2 लाख रुपए के बारे में सोचना है, और 6 लाख रुपए तो तितली के घर वाले दहेज ही दे देंगे। तो तितली की माँ के पास एक सोने का हार है और उसी को वो गिरवी रख कर 2 लाख रुपए हासिल करने वाले हैं। क्योंकि अगर रंजन की माँ का सोने का हार उन्होंने गिरवी रखने की सोची तो रंजन की माँ रंजन की तो टांगे तोड़ेगी ही, साथ में वो उसके पिताजी की भी टांगे तोड़ देगी। तो तितली अपनी माँ का हार गिरवी रखकर 2 लाख रुपए ले लेती है, और यहाँ पर रंजन वो 2 लाख रुपए भगवान दास के पास जमा कर देता है। भगवान दास ने कुछ दिनों का समय लिया है, कह रहा था कि कुछ दिनों के बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग जाएगी, अब तो तुम शादियों की तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो ये खुशखबरी सबसे पहले रंजन ने तितली को सुनाई। तितली बहुत खुश हुई और अब वो दोनों शादी की तैयारियों में जुट चुके थे। वो तो आगे के सपने भी देखने लगे थे, लेकिन उनकी जिंदगी में एक भूचाल आने वाला है जो ना तो रंजन ने सोचा था और ना ही तितली ने। क्योंकि जब अगली सुबह हुई तो यहाँ पर रंजन को मालूम चला कि भगवान दास ने रंजन के 2 लाख रुपए लेकर भाग गया है। ये सुनकर तो रंजन के हाथ पैर फूल जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। रंजन के मामा और उसका दोस्त भगवान दास को खोजने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन वो तो नहीं मिलते हैं। अब रंजन ये सारी बातें तितली को बता देती है और तितली तो पूरी तरह से बौखला जाती है, क्योंकि उनके हाथ से सोने का हार भी गया, नौकरी भी गई, और अब वो अपने घर वालों को क्या जवाब देगी। पर इन सब के बारे में रंजन ने तो कुछ भी नहीं सोचा है, उसे तो कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब रंजन जो है वो पंडित जी के पास जाता है, क्योंकि उसने हाल ही में सुना है कि अगर कोई मन्नत लो तो मनोकामना पूरी हो जाती है। इसलिए वो पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है कि मुझे सरकारी नौकरी लगनी है, तो आखिरकार मुझे क्या करना होगा। पंडित जी कहते हैं कि 1 लोटा दूध लो और महादेव की शिवलिंग पर चढ़ाओ और वहाँ उनके सामने एक नेक काम करने की मन्नत मांगो। ये सुनकर तुरंत ही हमारा रंजन जो है वो महादेव के पास पहुंच जाता है। वो दूध चढ़ाता है और उनके सामने एक नेक काम करने का सोचता है, लेकिन वो नेक काम क्या है वो महादेव के सामने बता ही नहीं पाता है।
इसलिए वो वहाँ सिर्फ दूध चढ़ाकर वापस आ जाता है। और फिर जब अगले दिन रंजन की नींद खुलती है तो उसके सामने गुड न्यूज आ चुकी थी। उसके पास न्यूज आई है कि भगवान दास, जो कि उसके 2 लाख रुपए लेकर भाग गया था, वो वापस आ चुका है और अब उसकी नौकरी भी लग चुकी है। दरअसल में भगवान दास पैसे लेकर भागा नहीं था, वो रंजन के ही कामों से बाहर गया था और उसकी सरकारी नौकरी में जुगाड़ कर रहा था। ये सुनने के बाद तो रंजन बहुत ज्यादा खुश हुआ और अब उसके अंदर तो शादियों की सहनाई बजने लगी थी। इसलिए सबसे पहले वो ये बात तितली को बता देता है और तितली अपने घर वालों को बता देती है, जिस वजह से उनकी शादी की तारीख तय हो चुकी थी। 30 तारीख को उनकी शादी थी और आज मतलब कि 29 तारीख को हल्दी स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर कि रंजन की फैमिली वाले और तितली की फैमिली वाले बहुत एंजॉय करते हैं इस हल्दी को, क्योंकि जो सपना रंजन और तितली ने देखा था अब वो पूरा होने को था, जिस वजह से रंजन अपने हल्दी वाले दिन को खूब एंजॉय करता है। अब हल्दी वाले दिन ही रात को रंजन की मुलाकात तितली से भी हुई थी और वो तितली से कह रहा था कि बिल्कुल ऐसे ही रहना, बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छे से रहते हैं। लेकिन जब अगली सुबह हुई तो यहाँ पर रंजन ने देखा कि उनके घर में फिर से हल्दी का प्रोग्राम हो रहा है। इसलिए वो माँ से कहता है कि आप ये क्या कर रही हैं, आज 30 तारीख है, आज हमें बारात लेकर चलना है। लेकिन रंजन की माँ बताती है कि आज 30 नहीं, आज 29 तारीख है और आज उनके घर में हल्दी है। ये सुनकर रंजन पूरी तरह से हैरान रह जाता है। उसे ऐसा लगा कि शायद उसने कल रात बहुत ज्यादा गहरा सपना देख लिया था हल्दी वाले दिन का, इसलिए आज तो वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है। तो रंजन जैसे तैसे आज का दिन तो गुजार लेता है। जब अगली सुबह हुई तो रंजन देखता है कि फिर से वही दिन, मतलब कि आज फिर से उनके घर पर हल्दी का प्रोग्राम हो रहा था। ये देखकर तो रंजन पूरी तरह से हैरान रह चुका था, क्योंकि आज उनके घर पर फिर से हल्दी होने जा रही थी। 2 दिन वो इसी तरह से इस दिन को जी चुका है और आज अब ये तीसरा दिन था। तीसरा दिन भी उसने इसी तरह से गुजारा और जब चौथे दिन उसकी आंख खुली और उसने देखा कि ये फिर से वही दिन है हल्दी वाला, तो इस बार तो वो बेहोश हो जाता है। उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर के पास ऐसा कोई समाधान नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा रंजन जो है वो लूप टाइम में फंस चुका था। क्योंकि रंजन जो है वो 29 में अटक चुका है, उसकी 30 नहीं आ रही है। ये बात वो तितली को भी बताता है, लेकिन तितली ऐसी बकैती नहीं सुनने वाली थी। उसे पता है कि रंजन जो है वो उल्टे सीधे बहाने बनाता रहता है और इसी तरह की बकवास करता रहता है, इसलिए वो ये बात तो नहीं मानती है, जिस वजह से अब यहाँ पर रंजन को इसी तरह से अपने हल्दी के 7 दिन इसी तरह से जीने पड़ते हैं और अब उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं बचा था। एक दिन जीने के बाद अब वो एक दिन तितली को बताता है कि वो एक दिन में फंस चुका है। वो उसे बहुत अच्छे से समझाता है। तितली भी मान चुकी थी, उसके मामा भी मान चुके थे और उसका दोस्त भी मान चुका था। वो कहता है कि वो ना पंडित जी के पास गया था और उसने उनके सामने एक मन्नत मांगी थी, इसलिए वो फिर से उन्हीं पंडित जी के पास जाता है। पंडित जी उसे समझाते हैं कि तुमने उस दिन जो है वो एक मन्नत मांगी थी, तुमने एक नेक काम करने का कहा था, लेकिन वो नेक काम तुमने नहीं किया है। यहाँ पर रंजन के मामा, उसके दोस्त और तितली कहते हैं कि नेक काम तो कोई भी हो सकता है। तुम गाय को रोटी खिला सकते हो, कौवे को खाना खिला सकते हो, भूखे को रोटी खिला सकते हो। इसी तरह से रंजन जो है वो इसी तरह के नेक काम करने लगता है, लेकिन फिर भी उसकी 30 नहीं आती है। रंजन बहुत बड़ी उलझन में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ऐसा कौन सा नेक काम है जो कि उसे करना होगा जिससे कि उसकी 30 आ जाए। वो तो बहुत सारे बाबाओं के पास भी जाता है और खुद को झड़वाता है, लेकिन फिर भी उसकी 30 नहीं आती है। एक ही दिन को वो लगभग 15 दिन से जी रहा है। उसे अपने दिन के बारे में अब सब कुछ पहले से ही याद है। रंजन पूरी तरह से परेशान हो चुका था, इसलिए अब रंजन पंडित जी के पास जाता है। वो उनसे पूछता है कि सारे नेक काम करके देख लिए हैं, लेकिन उसकी 30 नहीं आ रही है। पंडित जी कहते हैं कि नेक काम छोड़ो, शायद तुमने किसी का दिल दुखाया हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जिसका भी तुमने दिल दुखाया है ना, तुम उससे माफी मांग लो। अब यहाँ पर रंजन को तो ये बात मालूम ही नहीं है कि उसने किसका दिल दुखाया है, इसलिए जब 29 तारीख की शुरुआत होती है तो वो शुरुआत से ही जो भी इंसान मिलता वो उन सभी से माफी मांगने लगता है और सभी से कहता है कि जो भी गलती हो गई हो भूल चूक माफ करे। जबकि रंजन का ये स्वभाव बिल्कुल भी नहीं है, उसे तो बस बदतमीजी से बात करना आता है, जिस वजह से रंजन जितने भी लोगों से सॉरी कह रहा था उनको हैरानी हो रही थी कि आखिरकार रंजन ऐसे कैसे सॉरी बोल सकता है। वो अपने पिताजी
और माता जी के पैरों को छूता है। वो भी पूरी तरह से हैरान थे कि आखिरकार ये कौन सा नया रंजन उन्हें देखने को मिल रहा है। अगली सुबह हुई तो उसे ऐसा लगा कि शायद अब कुछ बदलेगा, क्योंकि उसने सभी से माफी मांग ली थी। लेकिन कुछ भी नहीं बदला, क्योंकि अगली सुबह फिर से 29 की थी। अब वो पूरी तरह से बौखला जाता है और वो तुरंत ही एक शराब के ठेके पर पहुंचता है। वहां वो पीता है बहुत सारी शराब और अब वो खुद की जान देने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन जब वो एक ब्रिज पर अपनी जान देने के लिए पहुंचा तो वहां उसकी मुलाकात होती है हमीद नाम के लड़के से, जो कि अपनी यहाँ पर रंजन की तरह ही जान देने के लिए आया है। और रंजन के पहले हमीद यहाँ पर कूद जाता है। रंजन भी कूद जाता है और वो हमीद की जान बचा लेता है। लेकिन जैसे तैसे रंजन हमीद को बचा लेता है और अब वो हमीद से पूछता है कि आखिरकार तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? मेरी संकट तो बहुत बड़ी है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? जिस पर कि हमीद बताता है सरकारी नौकरी। उसकी सरकारी नौकरी नहीं लग रही है, जिस वजह से वो अपनी जान देना चाहता है। तब रंजन को समझ आया कि शायद वो यही नेक काम है जो उसे करना है, इसलिए वो हमीद की जान बचाने लगता है। लेकिन एक दिन बचाने के बाद अगले दिन हमीद मारा जाता। फिर उसे समझ आया कि क्यों ना जैसे मेरी सरकारी नौकरी लगी है उसी तरह से मैं हमीद की भी सरकारी नौकरी लगवा दूं। लेकिन इसके लिए उन्हें 2 लाख रुपए चाहिए थे। लेकिन पहले तो वो भगवान दास के पास पहुंचते हैं ताकि कोई सॉल्यूशन निकल सके। वहां पहुंचने के बाद भगवान दास का एक ही कहना था कि उसे 2 लाख रुपए एडवांस चाहिए और 6 लाख रुपए ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन हमीद को ये नौकरी नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपनी मेहनत से ही नौकरी लगना चाहता है। लेकिन रंजन को किसी भी हालत में हमीद की नौकरी लगवानी है ताकि उसका नेक काम पूरा हो सके। यहाँ पर भगवान दास कहते हैं कि अगर इतनी ही चिंता है तो हमीद को अपनी नौकरी दे दो। तो इस बारे में अब रंजन ये बात तितली को समझाता है कि वो अपनी नौकरी अगर हमीद को दे दे तो, ताकि वो इस लूप टाइम से निकल सके। तितली यहाँ पर उसे बहुत चिल्लाती है कि अगर ऐसा किया तो हमारी शादी नहीं हो सकेगी। बहुत दिन तक ऐसा ही चलता रहा। हमीद उस नदी में कूदता रहा और रंजन उसे बचाता रहा। लेकिन एक दिन हमीद ने अपनी बैक स्टोरी बता दी। वो बताता है कि जिस गांव से वो आता है वहां पर पानी का बहुत संकट है। वहां पर पीने के लिए पानी तक नहीं होता है, इसलिए वो शहर में पढ़ाई करने के लिए आया था ताकि वो सिंचाई विभाग में नौकरी लग सके और अपने गांव को पानी दे सके। रंजन के हाथ पैर तो तब कांप उठते हैं जब उसे मालूम चला कि जो नौकरी उसकी लगी है वो नौकरी दरअसल में हमीद की है, क्योंकि उसकी नौकरी सिंचाई विभाग में लगी थी और भगवान दास ने भी उसे बता चुका है कि जो नौकरी तुम्हारी लगी है वो हमीद की ही है। तो इस बारे में रंजन बहुत सोचता है। इस बारे में वो तितली से भी बात करता है कि इस तरह से वो किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। अगर उसने ये नौकरी की तो यहाँ पर हमीद की जान जाएगी। लेकिन तितली चाहती है कि रंजन अपनी ये नौकरी अपने पास रखे ताकि उनकी शादी हो सके, क्योंकि अगर नौकरी नहीं रहेगी तो उनकी शादी भी नहीं हो पाएगी। अब जब अगले दिन वो उठा तो ये दिन बहुत अलग था, क्योंकि आज 29 नहीं बल्कि 30 थी और ये दिन पूरी तरह से बदला हुआ था। एक बात और हमें मालूम चलती है कि रंजन ने अपनी नौकरी जो है वो हमीद के नाम कर दी है, लेकिन ये बात उसने किसी को भी नहीं बताई थी। वो तो बारात लेकर सीधा तितली के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर वो बहुत ही उल्टा सीधा डांस करता है और सभी के सामने अपनी नौकरी के बारे में बता देता है कि वो अपनी नौकरी छोड़ चुका है, क्योंकि उसका असली हकदार हमीद था। ये सुनने के बाद तितली के घर वाले और रंजन के घर वाले यहाँ रंजन को कोसने लगते हैं और बहुत ही ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगे थे। लेकिन थोड़ी देर के बाद यहाँ पर भगवान दास की एंट्री होती है। वो कहता है कि मैंने बहुत सारे लोगों की सरकारी नौकरी लगवा चुका हूँ, मुझे उतनी खुशी नहीं हुई थी, लेकिन आज जो खुशी हो रही है वो एक अलग खुशी है, क्योंकि आज मैंने पहली बार देखा है कि कोई अपनी नौकरी किसी और को देना चाहता है जो कि उसका असल हकदार है। शायद आप लोगों की नजरों में रंजन एक बेवकूफ इंसान होगा, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अगर आप इस तरह की समझदारी नहीं दिखा सकते तो इस तरह की समझदारी करते हुए किसी इंसान को रोको भी मत। भगवान दास की ये सारी बातें सुनने के बाद सभी का दिल भर आता है और अब सभी लोग शादी के लिए मान जाते हैं और उनकी बहुत ही धूमधाम से शादी होने लगती है, क्योंकि आखिर में भगवान दास ने एक बात कही थी जो कि श्री कृष्ण ने कही थी कि फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म करो। तो दोस्तों, करण शर्मा की फिल्म भूल चूक माफ एक दिल छू लेने वाली कहानी है। इसमें ना तो ज्यादा भारी भरकम मैसेज है और ना ही कोई टिपिकल रोमांटिक ड्रामा। ये फिल्म उन फिल्मों में से है जो हर उम्र के दर्शकों को पसंद आएगी। बनारस की गलियों की रंगीनियत, कहानी की सादगी और थोड़ी सी कल्पना इसे खास बनाती है।
मैडॉक फिल्म की इस पेशकश में हंसी भी है और दिल से निकली सीख भी। ये फिल्म 23 मई को सिनेमाघरों में रिलीज की गई। 2 बार रिलीज टलने के बाद अब सिनेमाघरों में उतारा गया। फिल्म में राजकुमार राव और बमीका गब्बी लीड रोल में हैं। दोनों के बीच में लव केमिस्ट्री कमाल की है और फिल्म का सबसे खूबसूरत पहलू उसका साफ सुथरा ह्यूमर और दिल से निकली गई बातें हैं। इसमें हल्की सी फैंटेसी भी है जो बिल्कुल बनावटी नहीं लगती। फिल्म की कॉमेडी ना ही दोहरे मतलब वाली है और ना ही जबरदस्ती हंसाने वाली, बल्कि कहानी के हालात और पंच लाइन इतने नेचुरल है कि हंसी खुद ही निकल जाती है। कहानी को सही दिशा में एग्जीक्यूट किया गया है और इसका श्रेय निर्देशक को जाता है। फिल्म में गाने भी सही और सटीक जगह आते हैं। सबसे खास बात यह है कि फिल्म उबाऊ नहीं लगती। 121 मिनट की फिल्म का एग्जीक्यूशन जरा सी भी खींचा हुआ नहीं लगता। फिल्म की कहानी में हर किरदार को सोच समझकर कास्ट किया गया है। कई दिग्गज एक्टर इस फिल्म में जान फूंक रहे हैं और कहानी को भी और भी अधिक प्रभावशाली बना रहे हैं। एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी भी शानदार है। फिल्म की जान उसका लेखन और म्यूजिक है। करण शर्मा की स्क्रिप्ट में ह्यूमर, सामाजिक सच्चाई और पारिवारिक रिश्तों को इतने संतुलन के साथ पिरोया गया है कि सब कुछ असली लगता है। डायलॉग में मजा आता है और अपनापन भी है। सरकारी नौकरी का दबाव जैसे मुद्दों पर फिल्में बड़ी सरलता से उठती हैं और हर किरदार को उसकी जगह दी गई है। और राजकुमार राव ने एक बार फिर साबित किया है कि कॉमेडी और इमोशन दोनों में उनका कोई मुकाबला नहीं। रंजन के किरदार में उनका अंदाज बेहतर असरदार है, खासकर उनकी भावनात्मक टाइमिंग। एक्टर पहले की कई बार कॉमिक रोल में नजर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस बार कहानी में नयापन है। वही बमीका गब्बी तितली की रोल में एकदम फ्रेश और नेचुरल लगी है। ये उनका पहला कॉमिक रोल है, लेकिन फिर भी वो कहीं भी डरी हुई नहीं लगती। दोनों की केमिस्ट्री शानदार है और इन्हें स्क्रीन पर देखना आपकी आंखों को सुकून देगा। भगवान भाई बने संजय मिश्रा की मौजूदगी कहानी को एक खास अंदाज देती है। मजेदार भी है और सोचने वाले भी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते एक और कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।